गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी का नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। वो है उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। उपनिवेशवाद मूलतः शक्ति एवं भू राजनीति का अध्ययन है और राजनीति भूगोल में इसका अध्ययन 3 बिंदुओं के आधार पर उचित है। एक तो इसका अध्ययन प्रभाव क्षेत्र से संबंधित होता है, विभिन्न शक्तियों का साम्राज्य संगठन तथा प्रशासन अपने अपने ढंग का था और इसी भिन्नता से मूल निवासियों की प्रतिक्रिया भी अलग अलग रही। इससे पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीयता का उत्थान हुआ और शेष उपनिवेशों व राष्ट्रों में राष्ट्रीयता पुनर्जीवित हुई। फिर भी इसको सभी ने अपने अपने तरीके से सुलझाया है। दूसरा, उपनिवेशी शक्तियों ने संपदा व उत्पादक क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित कर व्यापारिक उपक्रम को उसका मूल वाहन बनाया, जिससे आर्थिक जगत में एक नवीन प्रतिद्वंद्विता उभरकर सामने आई। और तीसरा है, प्रतिष्ठा और शक्ति को प्राथमिकता देकर कुछ शक्तियों ने अनुत्पादक एवं अनार्थिक क्षेत्रों का भी अपना उपनिवेश बनाया एवं उनके प्रशासन को हानि में रहकर भी संचालित किया। उपनिवेश शब्द भी किसी राज्य की जनता के उसकी राज्य सीमा से बाहर बसने को ही उपलक्षित करता है। राज्य विकास के प्रारंभिक काल में यूनानी मान्यता में एक नगर के प्रवासी लोगों द्वारा बसाया गया स्वतंत्र नगर राज्य उपनिवेश कहलाता था। रोमन मान्यता व रोम नागरिकों का अधिवास विजित देश में अनुभवी व कुशल सैनिकों का अधिवास उपनिवेश कहलाता था। जीते गए क्षेत्रों, राज्यों को या अविकसित क्षेत्र को अधिकार में लेकर नए राज्य के रूप में स्थापित व विकसित कर उनके देशवासियों को वहाँ बसने का भविष्य की सुविधाएं प्रदान करना भी इसी के अंतर्गत गिना जाता था। राष्ट्रीयता के लोगों को दूसरे राज्य में नागरिक के रूप में स्वीकार करना भी एक समय उपनिवेश का पर्यायवाची था। वर्तमान युग में उपनिवेश किसी नवीन प्रदेश का अधिवास होता है। नए प्रदेश से बसने वाला व्यक्ति समूह अपना एक समाज बनाकर रहता है एवं अपने मूल राज्य के शासनाधीन होता है या उससे संबद्ध होता है। इस समाज के प्रारंभिक अधिवासी, उनकी संतति व उनके उत्तराधिकारी जब तक अपने मूल राज्य से संसर्ग बनाए रखते हैं, तभी तक वह उपनिवेश बना रहता है। ऐसा आवासन 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो राज्य की भौगोलिक सीमाओं से बाहर और दूसरा राज्य सीमा से दूर। फ्रैंकल ने उपनिवेश की पूर्णतः 2 अवस्थाएं बताई हैं। एक प्रारंभिक उपनिवेशन की अवस्था, जिसमें भूमि अधिग्रहण कर मूल निवासियों को प्रतिरोध के बावजूद भी नियंत्रित किया जाता है, और दूसरी अवस्था जिसमें रिक्त स्थलों को अधिकारगत किया जाता है। पहले हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक उपनिवेशवाद। विश्व के उन्नत राज्यों की तुलना में दक्षिण और उत्तर पश्चिम के यूरोप के उद्योग प्रधान राज्य उपनिवेशन, विस्तार और सुरक्षा में अधिक क्रियाशील रहे। महाशक्तियां जिस गति से ऊपर उठी, उसी तीव्रता से उनका पतन हुआ। भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में फेनिस्थियाई भूमि अधिग्रहण व विस्तार को सभ्य मानव युग का प्रारंभिक उपनिवेशन माना जाता है। और दूसरा है विश्वव्यापी उपनिवेशन। 15वीं सदी में विश्व के प्राय सभी भागों में यूरोपीय साहसी नाविक पहुंचने में सफल हुए। इस खोज की प्रतिष्ठा ने यूरोपीय लोगों को भूमध्य सागर व अंध महासागर के अतिरिक्त हिंद महासागर व प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में दूर तक यात्रा करने और बसने व व्यापार करने का अवसर प्रदान किया। यूरोपीय राज्यों ने यूरोप से बाहर प्रथम बार उपनिवेशन के विस्तार के माध्यम द्वारा जिस आनंद, प्रतिष्ठा व प्रतिफल की अनुभूति की, वह उपनिवेशवाद के इतिहास में अद्वितीय थी। किसी भी क्षेत्र के सैनिक आधिपत्य से यह उस क्षेत्र को अस्थायी रूप से विजित कर लेने पर भी वहाँ की अस्थिरता अधिक रहती है।
महाशक्तियाँ व्यस्त हो गई, राजघराने हटा दिए गए एवं अनेक राज्य सीमांत बदल दिए गए। प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगाल ने अपने अपने उपनिवेशों की उपज पर एकाधिकार कर व्यापार का जो नया मार्ग प्रशस्त किया था, अन्य उपनिवेशी शक्तियों ने भी उसी को आधारभूत आदर्श मानकर सर्वत्र व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता व क्षेत्रों को छीनने का संघर्ष शुरू कर दिया। उपनिवेशन का कार्य शक्ति संघर्ष के रूप में उभर गया एवं इसके प्रोत्साहन में यूरोपीय राज्यों का राष्ट्रीय जोश व उनके शासकों का सहयोग व संरक्षण खुलकर सामने आया। 19वीं सदी के शुरुआत में दक्षिणी अमेरिका में राजनीतिक चेतना जागृत हुई थी, जिससे विश्व के स्वाधीन राज्यों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई, किंतु यह क्रम जल्दी ही समाप्त हो गया। इसके जो उपनिवेशन के भू राजनीतिक कारण और क्या उद्देश्य थे, देखें क्या है ये जानते हैं हम। विश्व की विभिन्न जातियों पर शक्ति संपन्न साम्राज्यवादी राज्यों के नियंत्रण से परंपरावादी मूल समाज या संस्कृति या सभ्यता पर विदेशी मानदंड का अध्यारोपण अधिक हुआ। संयुक्त रूप से इसे साम्राज्यवादी उपनिवेशन की संज्ञा प्रदान की गई। विश्वव्यापी उपनिवेशन एक ही समय पूर्ण नहीं हो सका। सभी उपनिवेशी शक्तियां एक साथ यूरोप में बाहर नहीं गई, अतः राज्य और काल के साथ उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहे। मूल उद्देश्य इन क्षेत्रों से शोषण कर धन प्राप्ति का था, परंतु इसे इन शक्तियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विभिन्न पहलुओं द्वारा स्पष्ट किया है। हैम्बर्ग के समृद्ध व्यापारियों ने निस्मार्क को अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ अफ्रीकी उपनिवेशन संघर्ष में सम्मिलित करने को प्रोत्साहित किया। ब्रिटिश चीन के बीच अफीम के व्यापार से ब्रिटेन को बड़ा आर्थिक लाभ हुआ एवं हांगकांग को स्थायी ब्रिटिश व्यापार का केंद्र आधार स्थल बना दिया गया। फाल्कन वर्ग ने अपने राज्य विकास चक्र सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था में राज्य का क्षेत्र विस्तार जरूरी बताया है। राज्य अपनी किशोरावस्था में आक्रामक बनता है एवं आस पड़ोस के क्षेत्र को अपनी प्रभुसत्ता के अंतर्गत में लाने को प्रमोदवश शक्ति का प्रयोग आवश्यकता से ज़्यादा करता है। इसे इस राज्य का कर्तव्य समझता है। साम्राज्य घटते बढ़ते रहे, केवल ब्रिटिश शक्ति ही सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बनकर रह गई, जिसका साम्राज्य विश्व में सबसे बड़ा था। उपनिवेशन के अन्य जो उद्देश्य हैं उसमें विश्व के एक बड़े भाग पर सदियों तक विदेशी शक्ति का आधिपत्य रहा एवं कुछ क्षेत्रों में अब भी विद्यमान है। इस उपनिवेशवाद को स्थायी अंग माना गया। कुछ क्षेत्रों पर अस्थायी विजय के फलस्वरूप कुछ शक्तियों का अल्पकालीन आधिपत्य भी रहा, किंतु उसे उपनिवेशवाद का अंग स्वीकार नहीं किया गया। विश्वव्यापी उपनिवेशन में यूरोपीय शक्तियों के उद्देश्य मिश्रित किंतु स्वार्थनिष्ठ थे। उपनिवेशों की कीमत पर अपने राज्य को समृद्धि व खुशहाली प्रदान करना इन शक्तियों का एक सामान्य उद्देश्य था। आर्थिक और व्यापारिक सफलता हेतु यूरोपीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्षेत्रों को सर्वाधिक महत्व दिया गया। उपनिवेशन विस्तृति के प्रलोभन में क्षेत्र, जाति, संसाधन व व्यवस्था के विनाश के साथ साथ वहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करना भी इन शक्तियों का नैतिक कार्य बनता गया। धर्म प्रचार, लालच व स्वर्ण प्राप्ति के मिश्रित उद्देश्यों से साहसी यूरोपीय नाविक सर्वप्रथम पश्चिमी व पूर्वी जगत की यात्रा हेतु निकले। स्पेन व पुर्तगाली इसी उद्देश्य से अमेरिका में प्रविष्ट हुए। आर्थिक उद्देश्य उपनिवेशवाद का प्रारंभिक काल था। आर्थिक उपलब्धियां ही उपनिवेशकों को बाहर खींचकर ले गई। सभी उपनिवेशक शक्तियों ने अपने उपनिवेशों में अर्थ प्राप्ति के साधन ढूंढने के यथाशक्ति प्रयास किए एवं अपने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। इसे इन शक्तियों ने उपनिवेशों का विकास कहा। ब्रिटिश उपनिवेशों में कुछ राज्य अधिक व धनी जनसंख्या के थे एवं कुछ कम जनसंख्या के, अतः घनी जनसंख्या के राज्यों में उनका प्रवास स्थायी नहीं हो सका एवं
स्वाधीनता के बाद इन्हें वापस लौटना पड़ा। 17वीं सदी में नई दुनिया में पुर्तगाल व स्पेन के अधिकार को ब्रिटेन, फ्रांस व हॉलैंड ने समाप्त कर दिया। 1763 तक फ्रांसीसी और अन्य शक्तियों को कमज़ोर करके ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यह उत्थान पतन उपनिवेशी शक्तियों के बीच आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप था, न कि उपनिवेशों की जागृति के कारण। 20वीं सदी के शुरुआत में स्वाधीनता की क्रांति पुनः धीमी पड़ गई, जिसके मूल कारण यूरोपीय उपनिवेशी शक्तियों का पुनर्संगठित व शक्तिशाली बनना व विश्वव्यापी संचार व आवागमन के साधनों के विकास का अभाव था। यद्यपि फ्रांस ने अफ्रीका में राष्ट्रीयता का मुकाबला सबसे कड़ा किया, किंतु अल्जीरिया ने स्वतंत्रता संघर्ष के समय जो सबक दिया, इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस को उपनिवेशी नीतियां ही बदल देनी पड़ी। सदियों से उपनिवेशी शासन ने राज्यों के मध्य जो सीमाएं निर्धारित की थी, वे संगत एवं असंगत दोनों प्रकार की थी। फिर भी सभी उपनिवेशी राज्यों ने स्वतंत्रता के समय उन्हें जैसे के जैसे स्वीकार कर लिया। अफ्रीका में चक्रव्यूह व समझौते के कारण स्वाधीनता का कार्य संपन्न हुआ, किंतु राजनीतिक दृष्टि से अपरिपक्व एवं आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा पिछड़ा होने से स्वाधीनता के पश्चात राज्यों का आंतरिक संगठन ही परिवर्तित हो गया। एशिया में स्वाधीनता प्राप्ति की कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ी। ब्रिटिश उपनिवेश संख्या में यहाँ अधिक थे और लंबे समय तक बने भी रहे, किंतु ब्रिटिश संस्कृति का प्रभाव कम रहा। भाषा की विविधता सर्वाधिक थी, इसलिए ब्रिटिश संस्कृति का प्रभाव यहाँ पर हमें कम देखने को मिला। अब राष्ट्रमंडल 1917 में लियोनेल कार्टिस व स्मटर ने सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य के स्थान पर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ या विकास की विभिन्न अवस्थाओं में समान स्तरीय संस्था। पहले इस स्वायत्तशासी समुदाय के लिए प्रयुक्त किया गया था, क्योंकि 1917 में ही सभी डोमिनियन क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्यिक राष्ट्रमंडल के स्वायत्तशासी राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया था। ब्रिटिश सम्राट को स्वाधीन ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा अभी भी अपना प्रमुख चुनने का यह निर्णय असामान्य था। ब्रिटिश उपनिवेश जैसे जैसे स्वाधीन होते गए, उन्हें इस संस्था की सदस्यता ग्रहण करने में प्रतिष्ठा का अनुभव होने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन में साम्राज्यिक व ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के स्थान पर राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग कर इसे व्यापक बना दिया। राष्ट्रमंडल के बनने में ब्रिटिश विश्वकोश निम्न 3 कारणों को प्राथमिकता देता है। पहला, व्यापार, आयात और निर्यात। कच्चा माल उपनिवेशों से मशीनरी तथा तैयार माल ब्रिटेन से मिलते रहने की पूर्ववर्ती सुविधा को बनाए रखने के लिए इसे निर्मित किया। दूसरा, सभी जगह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सैनिक, नियम, संविधान व रीति रिवाज ब्रिटिश थे। उपनिवेश काल में क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंध सुधरे थे, अतः असमानताओं के राज्यों के बीच सामंजस्य व मेलजोल इस माध्यम से बनाए रखना संभव था। तीसरा, इसके बनने से होने वाले बड़े आर्थिक सहयोग के लाभ को सभी सदस्य राज्यों ने माना तथा छोटे छोटे राज्यों को ग्रेट ब्रिटेन के समान स्थान मिलने की आशा से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ने की थी। राष्ट्रमंडल के राज्यों में जातीय व धार्मिक संघर्ष अधिक है, इसी से पिछले वर्षों में इसमें उतार चढ़ाव आए हैं। इसका संविधान लचीला होने से संस्था विघटन के खतरे पर से परे रही है। संस्थापक व सदस्यों में एक से अधिक बार मतभेद उभरे हैं, परंतु संस्था खतरे से बाहर ही रही। सभी राज्यों को साथ लेकर अन्य संस्थानों से विलग रहना इसकी विशेषता रही है और यही कारण इसे प्राणवान बनाए हुए है। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति को इसके सदस्य राज्यों ने कभी स्वीकार नहीं किया। क्षेत्रीय सुरक्षा हेतु कोई भी राज्य किसी भी स्तर पर बाधक नहीं है। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इसमें अधिक उतार चढ़ाव आया एवं विघटन के समय पाकिस्तान इसकी सदस्यता छोड़ बैठा। भारत और कनाडा ने स्विस हमले में
ग्रेट ब्रिटेन व फ्रांस की निंदा की थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ने इसकी तरफदारी ली थी। इसने सदस्य राज्यों के मध्य कटुता पैदा कर दी। फिर भी इसके सदस्य राज्य जिन उद्देश्यों से इसमें शामिल हुए थे, उनके परिपालन की अभी भी पूरी उम्मीद है। सभी राज्य आर्थिक व तकनीकी सहयोग, पारस्परिक सहयोग, संपर्क और शांति की उम्मीद में इस संस्था से संबद्ध हैं। यदि पारस्परिक संबल समाप्त हो गया तो सभी का अस्तित्व खतरे में होगा। विश्व की 25% आबादी आज राष्ट्रमंडलीय राज्यों में रहती है। अब इसकी धुरी एशियाई राज्यों के मध्य स्थापित या निर्मित हो सकती है एवं इस दृष्टि से सभी की उम्मीदें भारत के नेतृत्व की तरफ हो सकती हैं। परंपरागत उपनिवेशवाद अब एक सत्य बनकर रह गया। इसमें सर्वथा विविध परंतु साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद आज भी मौजूद है। साम्यवादी या गैर साम्यवादी राज्यों के संघर्ष के मध्य विचारधाराओं का सामाजिक नियंत्रण बढ़ रहा है। यह विकसित राज्यों का आर्थिक व तकनीकी उपनिवेशवाद कहलाता है। उन्नत व शक्ति संपन्न राज्य विकासशील राज्यों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आज पहले की तुलना में ज़्यादा प्रयासरत हैं। आर्थिक और तकनीकी सहायता के माध्यम से प्राप्त करने वाले राज्यों पर अप्रत्यक्ष दबाव द्वारा इसका अध्यारोपण किया जा रहा है। उन्नत राज्य इसे संरक्षण सहायता या भ्रातृत्व का नाम देते हैं, जो कुछ आवरण युक्त है, किंतु एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य पर नियंत्रण व उसका शोषण अधिक समय तक नहीं चल सकता है। कालांतर में उसे भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस तरह राष्ट्रमंडल एक विविधता दिए हुए आपसी सहयोग के लिए एक संघ है। राष्ट्रमंडल एक क्लब के समान है जिसके सदस्य पूर्ण स्वतंत्र हैं। यह राष्ट्रों के आपसी सहयोग की समस्या है जिसके विचार आरोपित नहीं किए जाते। तो आज हम पढ़ रहे थे कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद, और कैसे उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद राष्ट्रमंडल देशों का एक समूह जिसको कॉमनवेल्थ कहते हैं वो निर्मित हुआ। उसके साथ ही हमारा आज का जो व्याख्यान है वो समाप्त हुआ। शीघ्र आपके सामने अन्य किसी टॉपिक पर हम व्याख्यान लेकर आएंगे। धन्यवाद।